सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 वालों के लिए। ये हमारा इस साल का 2020 का फर्स्ट वीडियो होगा, फर्स्ट क्लास होगा 12 वालों के लिए। ठीक है, जो लोग अभी 11 से 12 में प्रमोट हो गए हैं विदाउट अपेयरिंग इन एग्ज़ाम, बिना एग्ज़ाम में अपेयर हुए आप डायरेक्ट 12 में आ गए हो, अच्छी बात है। अभी बहुत लोगों को दुख भी हो रहा है कि प्रिपरेशन किया बट एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। तो अभी देखिए एनपीओ में सबसे पहले मैं आपको 12 में इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, असम के अंदर एनपीओ आता है 10 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा, कभी कभी 2-3+2 मतलब 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चन रहता है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन दे दिया जाता है। और आपके पास में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो या तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हो सकता है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है ईयर टू ईयर। ठीक है, अल्टरनेटिव वे में आ रहा है अभी, चलिए, बट हमें जानना सभी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। देखो, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं एनपीओ कैसे स्टार्ट हुआ होगा। देखो, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं सब दो तरह से होते हैं, या तो वो इकोनॉमिक होगा या फिर क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक होगा। इकोनॉमिक का मीन्स क्या हुआ, रिलेटेड टू मनी, ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक जहाँ पे पैसा का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी जैसे आप मेरे पास अगर ट्यूशन पढ़ने आ रहे हो, आप मुझे पैसा दे रहे हो, तो ये क्या है, मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। बट अगर मान लो आप मेरे भाई हो और अभी पढ़ने आ रहे हो, आप मुझे पैसा नहीं दोगे, तो मेरे लिए क्या ये नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। ठीक है, अब जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं सब दो तरह से फिर से हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है ट्रेडिंग और एक क्या हो सकता है, नॉन ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के अंदर क्या आता है, ट्रेडिंग के अंदर आता है जहाँ पर बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा हो, मतलब मैं कुछ खरीदूँ और फिर मैं उसे बेच दूँ, तो ये क्या हो गया, ट्रेडिंग हो गया। ये हमने 11 में पढ़ रखा है। ठीक है, और नॉन ट्रेडिंग क्या होता है, जहाँ पे आप बाई तो कर रहे हो, परचेज तो कर रहे हो, बट आपका मोटिव या पर्पस रीसेल करना नहीं है, आप रीसेल करने के लिए नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो क्या हो गया, नॉन ट्रेडिंग। अब एनपीओ कहाँ पे आता है, यहाँ पर एनपीओ आता है नॉन ट्रेडिंग के अंदर, मतलब वहाँ पे परचेज तो होगा बट सेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ठीक है, अब अगेन जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उनमें भी दो तरह के हो जाएंगे। एक होगा वो जो प्रॉफिट सीकिंग होगा, जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट चाहिए, और एक वो होगा जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट नहीं चाहिए। ठीक है, डेट मीन्स एक क्या हो जाएगा, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और एक क्या हो जाएगा, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एनपीओ का सेक्टर। तो नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एनपीओ, डेट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। ठीक है, अगर डेफिनेशन के तौर पे अगर हम जाए तो हम क्या बोलेंगे, non-trading organizations are those organizations which are formed to render services to their clients, to their members or to the society. ओके, नॉन ट्रेडिंग क्या हो गया, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फॉर्म हुए हैं किस लिए, अपने क्लाइंट को, अपने सोसाइटी को, अपने मेंबर को कोई किसी भी एक तरह का स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, लाइक पकड़ लो, एक करा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, बदले में उनको पढ़ा रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ, और बदले में मुझे क्या बोल रहा है, उसके बदले में आई एम गेटिंग माई फी। ठीक है, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड विथ अ प्रॉफिट मोटिव, ये एक प्रॉफिट मोटिव के साथ स्टार्ट होंगे। ठीक है, फॉर बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल सपोज नर्सिंग होम हो गया, ठीक है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सोलिसिटर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, ठीक है, या फॉर्म्स ऑफ इंजीनियर्स हो गए, फॉर्म्स ऑफ अकाउंटेंट्स हो गए। सो ये सब क्या है, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और नॉन प्रॉफिट सीकिंग या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, दे आर एस्टेब्लिश्ड विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, इनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, टेम्पल्स हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, यूनियन ट्रेड्स हो गए, ये सारे, ठीक है, ट्रेड यूनियंस। अब हम देख लेते हैं किस तरह के अकाउंट्स ये लोग प्रिपेयर करते हैं। ये लोग बेसिकली 3 तरह के अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, एक होता है क्या, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एक क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक क्या होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हालांकि अकाउंट नहीं है, बट ये 3 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है, इट इज मेयरली अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, उस साल के अंदर में या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जितना भी कैश ट्रांजेक्शंस हुआ है उन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना, सो इट इज प्रिपेयर टू नो द कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एंड इट इज़ लाइक कैश बुक, ये कैसा है, बिल्कुल कैश बुक जैसा है। ठीक है, एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, और किस बेसिस पे बनाया जाता है, ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है। अभी हम समझेंगे कैश बेसिस क्या होता है। ठीक है, अब क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो
सरप्लस और डेफिसिट इनकर्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में इनकम हुआ है, सरप्लस हुआ या फिर डेफिसिट हुआ है, वो जानने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इट इज़ लाइक पीएल अकाउंट। ये बिल्कुल पीएल अकाउंट जैसा है एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। और एक किस बेसिस बनाया जाता है? एक्रूअल बेसिस बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। एक क्या है हमारा, एक है हमारा कैश बेसिस और एक क्या है हमारा एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस क्या होता है? देखो, वेयर ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, जहां पर सारा का सारा रिसिप्ट्स, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, जहां पर सारा का सारा कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या था? एक्रूअल। अब एक्रूअल में क्या होगा? तो यहाँ पर आपको अभी दिख रहा होगा, इट कंसिडर्स ऑल रिवेन्यू इनकम्स अर्नड वेदर रिसीव्ड और नॉट and all revenue expenses incurred whether paid or not relating to a particular period of time। देखो, सपोज मान लो मैं आपसे अभी 100 रुपया मांगा। ठीक है, मैं आपसे 100 रुपया क्या कर रहा हूँ? मांग रहा हूँ। ठीक है, और आपने मुझे दे दिया, तो ये मेरे लिए क्या है? मेरे लिए रिसिप्ट है, ये मेरे लिए पैसा मिला है, मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा क्योंकि मुझे पैसा मिला है। ठीक है, ओके, बट क्या है मेरा इनकम है? नहीं, ये मेरा इनकम नहीं है, मैंने आपसे मांगा है, तो ये मेरा इनकम नहीं है। मतलब ये हुआ कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं होगा बट रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में शो होगा। ठीक है, सपोज मान लो आपने मुझसे भी पैसा मांगा तो मैंने आपको दे दिया, अब ये मेरे लिए क्या है? पेमेंट है, मैंने पेमेंट किया है आपको। ठीक है, सो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तुम लिखेंगे बट इनकम एक्सपेंडिचर में मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरी जगह पे सपोज मान लो मैं आपके पास काम करता हूँ। ठीक है, और मेरा अभी मंथली लग गया हुआ है। ठीक है, और आपने मुझे अभी तक मेरा सैलरी नहीं दिया है, बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से क्या होगा? एक्रूवल के हिसाब से ये जो पैसा है जो मैंने अर्न कर लिया है ये मेरा इनकम हो चुका है, सो अभी रिकॉर्ड होगा, बट आपने मुझे दिया नहीं अभी तक। ठीक है, और सपोज मान लो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने पेमेंट अभी तक किया नहीं है बट आपका एक्सपेंडिचर हो चुका है क्योंकि आपका सैलरी देने का समय हो चुका है। ठीक है, सो मोटा मोटी ओवरऑल हम क्या समझ लिए, अगर पैसा दिया जाता है, ठीक है, सो क्या होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में आएगा, अगर मिलेगा तो रिसिप्ट साइड में आएगा। ठीक है, पैसा अगर एक्रू हो रहा है, मतलब पैसा जस्ट अभी उधार हुआ है, ड्यू हो गया है, तो ये एक्सपेंडिचर के हिसाब से एक्सपेंडिचर है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, और अगर इनकम अगर एक्रू हो चुका है कि हाँ पैसा मिलने का डेट हो गया बट मिला नहीं है, ठीक है, सो वो इनकम में माना जाएगा। दो और टर्म था जो हमें भी समझना है। जब हम इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमने सुना था एक वर्ड सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब आपका एक्सपेंडिचर कम हो और इनकम ज़्यादा हो जाए तो जो पैसा बचेगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सरप्लस। ठीक है, सपोज मान लो मेरा इनकम था इतना रुपया बट मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया? इतना हुआ। सो हम देख सकते हैं मेरा इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो हम क्या दिखाएंगे कि ये मेरा क्या है? सरप्लस हो रहा है। और वहीं पर डेफिसिट क्या होता है? जहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, इनकम क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, सो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज डेफिसिट एंड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस। ओके, सो हम जल्दी से देख लेते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, ये बनता कैसे। ठीक है, फॉर्मेट आपका कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, जिसके भी बुक्स, जिसके भी खाते में हम बना रहे हैं उसका हम नाम लिखेंगे। अब हम बना क्या रहे हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो हम लिख देंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, आप ये वर्ड पूरा लिखना, अकाउंट आप पूरा ही लिखना। ओके, सो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। उसके बाद आप यहां पर लिखो फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जिस पीरियड के लिए आप लिख रहे हो वो। तो सपोज मान लो मैं बना रहा हूं एक जयंता क्लब का। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? इन द बुक्स ऑफ जयंता क्लब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020-21। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट, यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट्स, यहाँ पर अमाउंट का साइन बैठा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट और यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रेडिट। अब यहाँ पर हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, सो आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ पे आएगा? वो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी के अंदर। ठीक है, सपोज मान लो मेरे कैश में कुछ पैसा है, मेरे बैंक में कुछ अमाउंट है, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम फिर सब कंटिन्यू करेंगे। जितना भी रिसिप्ट्स होगा सबका सब किस साइड में आएगा? जितने भी रिसिप्ट्स होंगे, जितना भी पैसा आएगा सबका सब यहाँ पर रहेगा, जितना भी पेमेंट होगा सबका सब यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ऑल रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में हम क्या करते हैं? हम इसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, सो बैलेंस हम कैसे करते हैं?
इसे हम इस तरह से यहाँ पर बैलेंस कर देंगे। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद में अब हम देखेंगे बैलेंस करेंगे। इसे बैलेंस कैसे करते हैं, सारा रिसीप्ट को जोड़ेंगे, सारे पेमेंट्स को जोड़ेंगे। सपोज मान लो मेरा जो सारा रिसीप्ट है वो कितना है, सपोज मान लो ये है 1 लाख, ठीक है। और जो मेरा सारा पेमेंट हुआ है वो मेरा कितना हुआ है, सपोज 50,000 या फिर से 70,000, ठीक है। सो हम देख सकते हैं मेरा रिसीप्ट ज़्यादा और पेमेंट कम है, तो मेरा जो बैलेंस होगा इस साइड में आएगा, ठीक है। क्या हम बोलेंगे, बाय बैलेंस CD, फिर हम लिखेंगे कैश बैंक, ठीक है। इसमें से किसी एक का बैलेंस आपको दिया रहेगा और जो दूसरा नहीं दिया होगा वो आपको बैलेंस का यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। सेम वे में इधर भी होगा, ठीक है। इधर जो पैसा आता है उसे हम कहते हैं मेरे पास पैसा बच गया है, ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। बट अगर इधर में आया तो इसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। इसे हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, ओवरड्राफ्ट। इसे हम क्या कहेंगे, ये मेरा क्या है, एंड बैलेंस है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको यहाँ पर क्लोजिंग में कोई बैलेंस नहीं दिया जाएगा, तो उस समय हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस CD कैश एंड बैंक बैलेंस या फिर कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है। देखो फॉर्मेट में NCERT बुक से ले रहा हूँ, ठीक है। आप अगर दाम से बुक यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सेम वैसा ही मिलेगा, ठीक है। टर्म्स थोड़े ऊपर नीचे होंगे बट जो ट्रांजेक्शन्स जो आइटम्स जो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो देखो टू बैलेंस BD, ठीक है। यहाँ पर टू और बाई यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया बट आपको करना है सिंस एक अकाउंट है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, देखो सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे जो क्लब होते हैं उनके पास जितने मेंबर्स होते हैं उन सभी को बताया जाता है या कहा जाता है कि आप पर एनम के बेसिस पे इतना इतना रुपया आप चंदा के रूप में दोगे फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ द क्लब, ठीक है। सो एक सब्सक्रिप्शन बहुत ही मेन सोर्स होता है इनके रेवेन्यू का। देन जनरल डोनेशन होता है, डोनेशन भी दो तरह से होता है, एक होता है जनरल डोनेशन, होता है स्पेसिफिक डोनेशन। हमें वहाँ से कोई मतलब नहीं है, अगर रिसिप्ट हुआ है तो वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। देन सेल ऑफ न्यूज़पेपर, पेरिडिकल्स, वेस्ट पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल या जितना भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सबका सब क्या है हमारे लिए रिसीट्स हैं, तो सबके सब आएंगे, ठीक है। दूसरा अगर पेमेंट साइड में देखोगे तो देखो यहाँ पर वेजेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ये जितना भी टर्म्स आपको दे रहा है ये सारा सारा क्या है हमारा पेमेंट्स है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है, देखो नॉर्मली जब हम किसी को पैसा देते हैं, अगर एम्प्लॉय है तो उसे हम सैलरी कहते हैं, मैं टीचर हूँ मुझे फीस मिलेगा। बट यहाँ पर जो ऑनरेरियम किसे मिलता है, सपोज मान लो कोई एक जज आया है, मान लो मैंने एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया, वहाँ पर जो अंपायर था वो ये बताता है कि जज करना है उसका काम, है ना, कौन आउट है कौन नहीं आउट है, तो इस तरह से नॉट आउट है। तो उस समय में क्या होता है, हमें उन्हें जो पैसा मिलता है वो किस लिए होता है, वो जज करने के लिए होता है। तो वैसे पैसा को हम क्या कहेंगे, ऑनरेरियम कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। और सपोज मान लो कोई अगर कोई ट्रेडिशनल प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर कोई डांस शो हो रहा है, वहाँ पर अगर जज हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, उसे जो पैसा मिलेगा, जो बदले में जो हम देंगे उन्हें, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑनरेरियम, ठीक है। सो इस तरह से आप सभी को क्या करोगे, रिकॉर्ड कर दोगे। और एंड में क्या होता है, एंड में वही फिर से बैलेंस CD वाला पार्ट जो है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर रहता है तो जरूर बताना, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, कैसा लगा नीचे जरूर बताना। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल के ऊपर होगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो हम करेंगे। सो तब तक के लिए अगर पहला बार आए तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ में, ठीक है। और वेट करो नेक्स्ट वीडियो आने का। और एक काम जरूर करो, नीचे कमेंट जरूर करो, ठीक है, बताओ मुझे कैसा लगा वीडियो। और अगर कोई ग्रुप है जहाँ पे आपका 12 का स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स है, वहाँ पे जरूर उन सर्कल में जरूर सेंड करो, जब तक घर में बैठे हैं यही सब सीख लें। और शेयर जरूर करना, ठीक है। मैं टारगेट रखता हूँ इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक्स कम से कम आए, ठीक है। अगर 500 लाइक्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और आगे और जो है आगे हम और करेंगे।